I'm going to move on to our last speaker of today, who is actually in charge of the COVID ward and has worked tirelessly to help affected patients recover from the coronavirus. Unfortunately, during her efforts, she herself came down with coronavirus. But the best part is that she has recovered, and she's keeping well, and she's with us today. And we hope to God that she'll be able to resume her duties to once again fight against this coronavirus. Dr. Monica Lange is an emergency medicine expert from Jammu and Kashmir and is currently working in Delhi. She is also a famous social activist. Welcome, Dr. Monica Lange. Thank you. Very good morning to all of you, and thank you, Sonali ji, and Indoi Analytics for including me among the respective speakers. It's an honor for me. All are inspiration for me. At present, I am COVID-19 positive and isolated myself at home. So I will share my experience and views regarding the current situation in health sector. जैसे लॉकडाउन हुआ था, when मोदी जी अनाउंस लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन में ऑलमोस्ट सब लोगों का काम बंद हो गया था, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स. बट द वन सेक्टर जिनका काम बंद नहीं हुआ और ज्यादा बढ़ गया, दैट वाज हेल्थ सेक्टर. उसमें हम लोगों को क्या हुआ, जो है हमारे हेल्थ सेक्टर का बर्डन था वो और बढ़ गया. हम ऐसे मोस्टली हमारी ड्यूटी आवर्स जो थी एज ए इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन, मेरे ड्यूटी आवर्स 6 आवर्स होते थे, एंड वो 6 to 12 आवर्स इंक्रीज हो गए. वो बर्डन हो गया. एंड सेकंड थिंग, द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर अस टू वर्क वेयरिंग पीपी किट्स. दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, एंड but we have to adapt it. 12 hours wearing PP kits, and we were not able to drink water and go for washrooms, etc. And the third situation, what I have seen, non-availability of beds. Due to non-availability of beds, I have seen many cases. I have seen many patients who died in front of me due to lack of ventilators and this bed. मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, कोविड की वजह से सिर्फ कोविड पेशेंट्स को नहीं सफर करना पड़ा, जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे उनको भी सफर करना पड़ा. लाइक पेशेंट्स जिनके डायलिसिस प्लान थे थ्राइस अ वीक, वो लोग जब उनको अपने जहां वो डायलिसिस कराते थे वहां बेड नहीं मिला, मेरे हॉस्पिटल में अगर वो आए, वो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, एक पेशेंट आया मेरे पास, वो वाज इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और उसको इमीडिएट डायलिसिस चाहिए था. बट वी वर सो हेल्पलेस, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था उस टाइम, और ऊपर से उसका कोविड रिपोर्ट नहीं था, एंड ही क्रैश्ड इमीडिएटली. एंड दैट्स द पिक्चर गिव मी अ मेंटल. मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मतलब हम लोग डॉक्टर्स इतने हेल्पलेस हो गए. फिर अपने कुछ लोगों से, मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे, एज आई एम वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, तो मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया. ट्विटर पे कुछ लोगों ने मुझे मतलब जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था, मेडिकल कंसल्टेशन के लिए टैग करना शुरू कर दिया था. देन आई हैव स्टार्टेड द मेडिकल कंसल्टेशन ऑन ट्विटर विद द हेल्प ऑफ फ्यू फ्रेंड्स. तो जब लोगों को कोई हेल्प होता था, लाइक डायलिसिस पेशेंट को बेड चाहिए था, तो मुझे टैग करते थे, और विद द हेल्प ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री एंड सम फ्रेंड्स हम लोग उनको बेड अवेलेबल कराते थे दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. और कुछ लोगों के लिए जैसे हॉस्पिटल नहीं जा सकते, माइनर सिम्टम्स हैं, लेकिन वो अब डॉक्टर को कैसे कंसल्ट करें, तो हमने टेलीमेडिसिन स्टार्ट कर दिया. तो वो लोग मुझे टैग करते थे, फिर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते थे, और मैं उनको टेलीमेडिसिन से और वीडियो कॉल से मेडिसिन और जो इन्वेस्टिगेशन या उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती थी वो गाइड करती थी. और फिर इसी बीच कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मैंने एक बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए क्लिनिक सेटअप कर दिया कि हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रीटमेंट दे सके. क्योंकि आपको पता ही है कि मोदी जी ने हमें कोविड वॉरियर का नाम दिया था, एंड दैट रियली मेक्स मी मोर रिस्पांसिबल दैट डे जब लोगों ने थाली और ताली बजाई थी हमारे लिए. और उसी दिन मैंने सोचा था कि एज ए डॉक्टर अगर इस पेंडेमिक में मैं कुछ कर पाऊं, तो मतलब आई फील वेरी लकी, इन फ्यूचर मैं किसी को बता सकूंगी कि मैंने ऐसा कुछ किया. एंड अनफॉर्चुनेटली कोविड पेशेंट को ट्रीट करते करते मुझे भी कोरोना हो गया. और इस कोविड में हमें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ सब कुछ हमारी डिफरेंट हो गई थी. पर्सनल लाइफ जो थी, फ्रॉम द लास्ट 4 months आई हैव नॉट मेट माय पेरेंट्स, दे आर स्टेइंग इन जम्मू. तो जब मेरी मदर मुझे वीडियो कॉल करती थी तो पीपी में देख के ही घबरा जाती थी. तो जब कोविड पॉजिटिव आ गया तो आई वाज सो वरीड.
मुझे ये टेंशन नहीं था कि मुझे पॉजिटिव आएगा, मुझे ये मतलब था कि मुझे सिम्टम एक्चुअली मॉडरेट सिम्टम्स, हाई सिम्टम्स नहीं थे। जो फर्स्ट मेरे 7 डेज है दैट वाज वेरी वर्स्ट। तो मैंने सोचा अगर मैं एडमिट होगी और मेरे पेरेंट्स डायबिटिक हाइपरटेंसिव है तो वो शायद बहुत पैनिक हो जाएंगे और उनकी शायद हालत खराब हो जाए। तो मैंने कुछ अपने दोस्तों की हेल्प ली और ड्रग्स सब अपने घर पे अवेलेबल कराए, और जो खाने का था वो बालकनी से मेरे टीम के जो लोग थे उन लोगों ने डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने वो धीरे धीरे कुछ ड्रग्स ट्रायल लिए और मैं 8th डे जब हुआ तो मैं रिकवर करना स्टार्ट हो गई। उससे पहले मेरे लिए चलना भी बहुत मुश्किल था। जब मेरी रिकवरी स्टार्ट होगी और फिर मैंने न्यूज देखी कि मेरे लोग रो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे, किसी को कोई गाइड करने वाला नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों के सेक्टर में बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया। तो मैंने फिर कुछ लोगों से बात की, जैसे मैं अपना ट्रीटमेंट कर रही हूँ, क्यों ना मैं लोगों का घर बैठ के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँ। तो अभी करंटली मेरे पास 10 पेशेंट्स हैं कोविड के, जिनको मैं क्लिनिकली कंसल्ट करती हूँ, जिनको घर पे सारा बीपी, फेटस, पल्स ऑक्सीमीटर एंड मेडिसिन वो सब हमने दिलाया है। उनमें से एक मेरा 90 ईयर ओल्ड पेशेंट भी है और एक मेरा 75 ईयर ओल्ड पेशेंट भी है, और उनमें से कुछ मेरे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव है, दे ऑल आर डूइंग वेल, दे ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे लगता है कि इस पैनिक सिचुएशन में मोस्टली लोग हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स को भी पैनिक करते हैं जब उनको पता चलता है कि हम पॉजिटिव आ गए, दे आर ऑल सिम्प्टोमैटिक और माइल्ड सिम्टम्स है, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज होना है, उनको लगता है हम घर तक मैनेज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम लोग घर पे मैनेज कर सकते हैं, बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। तो ये सब हम अगर मिलके करेंगे तो इसमें डॉक्टर्स की भी हेल्प होगी और मुझे लगता है लोगों की भी हेल्प हो सकती है आने वाले टाइम में। और दूसरा ये पोस्ट कोविड जो है, मुझे लगता है कि अब हमें यही लाइफ अडैप्ट करनी पड़ेगी। इट्स अ न्यू नॉर्म नाउ, जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आता हमें कैसे अब प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब हमें अडैप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा जो एंजाइटी है, लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है, तो पैनिक नहीं होना, क्योंकि मुझे लगता है ये विल पावर की बात है। जैसे पॉजिटिव आया तो मैंने बहुत सारे लोग देखे, रात को मुझे कॉल आती थी तब कि पूरी पूरी फैमिली रोने शुरू हो जाती थी, मैम आप पॉजिटिव आ गया क्या होगा। एक काउंसलिंग बहुत जरूरी है, उनको समझाना। दूसरा, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू learn to live and work on limited resources. Correct. Great, thank you so much, Monica ji. I think that was extremely insightful, because you gave us first-hand knowledge of, how COVID patients are treated and the challenges they face. Not only COVID patients are facing challenges, but you as a doctor, the kind of challenges you have faced. So thank you for those insights, doctor. That thank you so much. And I really, really hope, you recover soon and you're able to go back and, join the fight against coronavirus, because I know that you're extremely passionate about this. And that's great. Thank you so much. I would just like to ask a question that had come for Dr. Monica Lange. It is about the effectiveness of telehealth medicines today, telehealth medicine apps today. Dr. Vadva had also mentioned, and you're also teleconsulting with some coronavirus patients of yours. So how difficult is it for you to diagnose something or provide them with some care without actually having to physically meet them and talk to them about it? So I would love to hear, what do you think about the effectiveness? It's very difficult because physical examination is very important for us in our medical profession. But जब मैं लोगों से कंसल्ट करती थी, in case मुझे लगता था कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या इनको एग्जामिनेशन की जरूरत है, तो मैं इनको टेलीफोनिकली जिस हॉस्पिटल में वर्क करती थी वहां बुला लेती थी, या उनके नियर बाय कोई सेंटर हो और जहाँ पे ओपीडीज हो, डॉक्टर अवेलेबल हो, उनसे बात करके उन लोगों को वहां भेजती। Okay, great. Okay, so I think, we've finished with all our speakers for today. And, we've had some great insights into industries, into personal lives, into people, how they're coping up with things and how we can cope up with things in the future. So I would like to thank each and every speaker for their time for today. Not only the speakers, but also the audiences who are with us and, who have taken out the time to come and listen to our speakers. Thank you so much, speakers and the audience, for your time.
I think having a bunch of speakers from different industries has given us a very consolidated view of how India is working and where India is heading, not only in our health services industry, but also our financial industry. We can hope, that we can see some improvements in the markets, market corrections can happen in the coming future. So thank you everyone for your time. And it has been a great session, and so the audiences have really understood a lot of things, and it has clarified a lot of queries that they had from health perspectives, from job perspectives, economically, financially. So that has been great. I would like to actually ask my co-host Karuna if she would like to say a few words. Personally, thank you. So first of all, I would like to start by thanking all our speakers. This was a really heavy discussion, and I'm sure the audience also has a lot more that they know about not only COVID, but also the finance industry and how to cope with COVID and civil service. So much to learn. It's just, I really enjoyed myself. I would also like to actually thank Indoor Analytics, which is our co-host. The company helped us set up the whole webinar. And obviously, thank you to our audience. And I would actually like to, point out some insights that I personally got from the whole webinar. Hopefully, it's not going to be too long, so bear with me. I loved how Mrs. Butler actually shed light on, how housewives are actually being depreciated these days. And I totally agree with her. And I feel like housewife shouldn't even be a term anymore, because any woman, housewife or working, is a society developer. And women essentially are the future of every generation. They build the future of every generation. Mothers build the future of every generation. And with this pandemic and everything being so uncertain, I just feel like all women, not only women, everyone has to stay strong, because like Ms. Madhuvati said, COVID's here to stay, so we've got to stay strong. And Ms. Harshbina Berry and Ms. Shafali Beda actually reinforced some points that I was going to mention, which is women are resilient. And we are going to get through this. Everybody, hopefully, will get through this. We don't know when it's going to end, but hopefully we will see some positives coming out of it. Like Ms. Renuka Jain said, financially, this is a great opportunity for manufacturing sector, as she mentioned. And amidst all of this crisis, the whole situation going on, there are a lot of memories being made at home during the lockdowns. And I would like to thank Dr. Wadhwa and Dr. Lange, our COVID warriors. Thank you so much for your healthcare services. And thank you, Dr. Lange, for providing your insight on also being a COVID patient. Thank you so much. And Dr. Kaur also actually mentioned that, it's a good time for women to start their startups. So I hope all the women out there who are listening to us, and all the men also, encourage their wives or daughters to have their startup. And I think we would like to conclude the webinar with that. Hopefully all our audience also enjoyed the webinar. And thank you so much, speakers. Thank you so much for your time and your patience for sitting through the whole webinar. We really appreciate it. Thank you, everybody. Thank you so much, Karuna. I would just like to say a few more words for the closing of our speech and summarize what each speaker has actually said. So starting with our CM, Rajendra Kaur Bhattal, she pointed out how women had to deal with more labor, such as taking care of their family, her children, etc. And this crisis has thus hit women harder in times of work involved in keeping the home running until the crisis. Harshbina Zaveri, she mentioned how we need to firewall our nation and our company against economic disasters. We need to have enough cash flow, enough hospitals, enough doctors, and enough ventilators. After this crisis, the world will never be the same, and this should prepare us for future disasters as well. Shefali Vedyaji, tasks need to be prioritized, chores need to be distributed evenly among family members.
There are thousands of there are thousands of people and women impacted much more worse than you during this pandemic. Therefore, it is important to keep a calm mind, especially her mantra that she mentioned, she rocks, and keep positive regarding this pandemic. Dr. Seema Wadhwa, precautions need to be taken and they need to be taken correctly. Masks are an important necessity during this pandemic and they need to be worn properly with the mouth and nose both covered. Thank you, Dr. Seema, for those suggestions. Madhuvanti ji, the world of Tamil theatre has been impacted severely in terms of work. Actors are unemployed and there does not seem to be any work in the foreseeable future. During these times as such, the Tamil industry has adopted social media with vigor. Therefore, professionals have to put up their pieces on YouTube, Facebook, etc. and try to create continued interest in the field of art during these trying times. Dr. Rajendra Kaur, the informal sector women have been impacted far worse than the formal sector female workers. This is because with the informal sector, there are no protections from the people or the government, as in the case of the formal sector, where the work has already moved online. And lastly, our speaker, Dr. Monica Lange, who shared her journey with COVID patients and her COVID journey herself. Thank you so much for all those insights. We all appreciate your time for coming and giving us those insights into your lives. Thank you so much, everyone.